Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have discussed about the structure of plasma membrane and its difference model. Today we will talk about transport across the plasma membrane. कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करना. तो किस तरह की कितने टाइप की ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है वो आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा 9th क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो ये सेम वही ट्रांसपोर्ट है. अगर किसी भी ट्रांसपोर्ट में अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी मूवमेंट हो रही है, किसी भी सब्सटेंस की अगर मूवमेंट हो रही है, उसमें अगर एनर्जी लगती है, एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट है और उसके अंदर एटीपी कंज्यूम की जाती है, एटीपी अगर लगती है तो वो कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्या कहलाती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. लेकिन अगर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, अगर जो एनर्जी है एटीपी है उसका यूज नहीं होता है, वो कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. क्या कहलाएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट. मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस की कोई सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, अगर उसको ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ रही है तो वो कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ रही वो कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूजुअली जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी एक कंसंट्रेशन होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है. तो अगर ये जो मूव कर रहे हैं सब्सटेंसेस, ये अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, मतलब यहाँ पे इनका नंबर कम है और दूसरी साइड जो है इनका नंबर ज़्यादा है, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया. तो अगर लो से हाई की तरफ मूवमेंट हो रही है तो इस मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिएगी, मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा. वाइल जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो उनके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है. मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, इधर कम है, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगी सॉल्यूट की, सॉल्वेंट्स की, सॉल्यूशन की, विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. मतलब कोई भी एक साइकिल, एक इंसान है, पर्सन है, वो साइकिल चला रहा है, हिल्स पे चला रहा है, तो जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, अप हिल मूवमेंट करेगा, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अप हिल मूवमेंट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये अपने जो फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल कंडीशंस में मूव कर रहा है, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अप हिल ट्रांसपोर्ट. और यही साइकिल वाला बंदा जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, हाई से लो की तरफ आएगा, तो उसको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो पैसिव को हम कहेंगे डाउन हिल ट्रांसपोर्ट. क्या कहेंगे? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बल्क ट्रांसपोर्ट आता है, जिसमें एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस आ जाएंगी. साथ में जो पंप सिस्टम है, लाइक सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, तो ये जो पंप सिस्टम है, आयंस की जो मूवमेंट होती है, आयंस की मूवमेंट के कारण मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, मतलब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप कर दिया जाता है और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण मूवमेंट होगी. मतलब यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल, ये जो आयंस हैं, ये इस तरीके से मूव कर जाएंगे कि वो एक डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे. दैट डिफरेंस इज नोन एज ग्रेडियंट, और उसी के कारण मूवमेंट होगी. ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एक होता है आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सिंपल अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाता है, इसका मतलब है एक जगह पे ज़्यादा प्रेजेंट है कोई भी सब्सटेंस, दूसरी जगह पे उसका जो अमाउंट है वो कम है, मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो ये जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोज में जाता है. मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई से लो, ठीक है, तो ये क्या करेगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, लेकिन ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
जाएगा, मतलब हाई से लो की तरफ मूव करेगा। तो एक्टिव में आ जाएगा बल्क ट्रांसपोर्ट, पंप सिस्टम। वही पैसिव में क्या आएगा? पैसिव में आ जाएगा ऑस्मोसिस, पैसिव में आ जाएगा डिफ्यूजन, और आ जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये तीनों किस में आएंगे? ये आएंगे पैसिव में, जहां पे बिना एनर्जी लगाए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को ले लेते हैं, जो इजी भी है, और सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे ओस्मोसिस को। नाउ व्हाट इज ओस्मोसिस? है क्या ये ओस्मोसिस? ओस्मोसिस का मतलब है कोई भी सॉल्वेंट। अब आप कंफ्यूज मत होना, किन्हीं बुक्स में लिखा रहता है कि सोल्यूट की कंसेंट्रेशन लो से हाई, मतलब जैसे हम लोग अगर चीनी ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, तो जो चीनी है वो सोल्यूट है, पानी वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और इसको मिक्स कर देंगे दोनों को तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहां पर हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो जो सॉल्वेंट है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि ये जो सॉल्वेंट है वो अपने हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये मूवमेंट तब तक होगी जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक इक्विलिब्रियम की पोजीशन ना आ जाए, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन दोनों साइड इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन ए एंड दिस इज सॉल्यूशन बी। तो जो सॉल्यूशन ए है उसके अंदर हमने 10 लीटर वाटर रखा है और कुछ 5 ग्राम शुगर है, ठीक है, चलो ml में ले लेते हैं इसको। 10 ml वाटर है, सॉल्वेंट जो है, और 5 ग्राम शुगर है। दूसरी साइड 4 ml वाटर है और कुछ 10 ग्राम शुगर है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, यहां पर जो सोल्यूट की अगर मैं बात करूं तो ए में सोल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है और बी में सोल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बी में सोल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, जो वाटर है वो अपने जिधर कम सोल्यूट है उधर से ज्यादा की तरफ जाएगा। वाटर की जो मूवमेंट हो रही है वो कम सोल्यूट से, लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ये यहां पे किसकी बात की हमने, यहां पे प्रायोरिटी ली है किसकी, सोल्यूट की, कि भाई कम सोल्यूट से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो सॉल्वेंट मूव कर रहा है, सॉल्वेंट देखो ये वाटर मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है अपने हाई से लो कंसेंट्रेशन में। तो अगर हम सोल्यूट से रिलेटेड या सोल्यूट को लेके ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ मूव करेगा। मूव सिर्फ सॉल्वेंट ही करेगा और कुछ मूव नहीं करेगा, ठीक है। जो मूवमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की ही होगी। सॉल्वेंट की बात करेंगे तो हाई से लो, और अगर हम सोल्यूट की बात करेंगे तो लो से हाई। समझ में आया? ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कितने टाइप हैं? ऑस्मोसिस के 2 टाइप हैं। 2 कैसे कि एक है इंडो ऑस्मोसिस और दूसरा है एक्सोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, या इंडोस्मोसिस कह सकते हैं, एक्सोस्मोसिस कह सकते हैं। इंड का मतलब होता है अंदर, एक्स का मतलब होता है बाहर। कोई भी एक सेल एक सॉल्यूशन में रखी जाए और ये सॉल्यूशन कैसा हो, ये सॉल्यूशन भी 3 टाइप का होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, यहां पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सोल्यूट की दी जाएगी, ठीक है। तो हाइपो में सोल्यूट का कंसेंट्रेशन कम होगा, सोल्यूट कम है
सॉल्वेंट ज़्यादा है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, सॉल्वेंट ज़्यादा हो, वो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके जस्ट अपोजिट, अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो, वो कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जहाँ पे किसी भी टाइप की मूवमेंट होने की संभावना ही ना हो, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में हो, वो कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम किसी भी सेल को, कोई भी प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, अगर हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं होगी, किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन से, ये किसके कंपैरिजन में है? ये सेल के कंपैरिजन में है। यहाँ पे जो दूसरा सॉल्यूशन हम कंपैरिजन के लिए रख रहे हैं वो किसका सॉल्यूशन है? सेल का। तो जब सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, किसी भी सेल को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो जो सॉल्वेंट है उसका कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा है, सेल में कम है, तो ये जो वाटर है ये मूव करना स्टार्ट कर देगा सेल के अंदर। कहां पर? सेल के अंदर। और ये जो प्रोसेस है सॉल्वेंट की सेल के अंदर जाने की, वो कहलाती है इंडोस्मोसिस। क्या कहलाती है? इंडोस्मोसिस। कि जब एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो जो सॉल्वेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, प्रोसेस कहलाएगा इंडोस्मोसिस। अब इस सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब सेल स्वेल अप हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? स्वेल अप। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि एक एनिमल सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? इंडोस्मोसिस होगी। इंडोस्मोसिस मतलब जो सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर चला गया और सेल का साइज इंक्रीज हो गया। अब हम उस सेल को या कोई भी सेल को हम कहां रख देंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द सेल। तो भाई अब सेल का जो सॉल्वेंट है वो बाहर निकलना शुरू कर देगा। कहां क्या करना शुरू कर देगा? बाहर की तरफ मूवमेंट शुरू कर देगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सओस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस। और ये जो सेल है ये श्रिंक हो जाएगी क्योंकि इसका सारा जो सॉल्वेंट है वो निकल चुका है, तो सेल श्रिंक हो जाएगी। अब इसका मैं कॉमन एग्जांपल बताती हूँ तुम्हें कि अगर हम लोग कोई भी, चाहे ग्राम है, बीन्स है, उनको जब पानी में रखते हैं, या फिर जो किशमिश है, रेजिन्स है, उनको वाटर में रखते हैं तो वो स्वेल अप हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडोस्मोसिस। और जब घर में अचार बनाया जाता है तो उसके ऊपर जब नमक का ज़्यादा, जो नमक का पानी या नमक उसके ऊपर जब स्प्रिंकल कर दिया जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है। क्यों? उसके अंदर एक्सोस्मोसिस हो रही है। तो ये था इंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज ओस्मोसिस, ये हो गया कंप्लीट। सेकंड जो है दैट इज डिफ्यूजन। सेकंड क्या है? डिफ्यूजन है। भाई एक्टिव और पैसिव, इसमें क्या है? अलग अलग टाइप्स हैं। एक्टिव जहां पर एनर्जी लग रही है, पैसिव जहां पर एनर्जी नहीं लग रही। तो अब आपने देखा कि ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है। क्या कोई एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ी सेल को? नहीं, कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं की, आराम से क्या है, सॉल्वेंट्स की मूवमेंट हो गई। तो उसी सीरीज में सेकंड जो मूवमेंट है दैट इज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का क्या है? ऑस्मोसिस में तो भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था, सिर्फ लिक्विड की मूवमेंट हो रही थी, लेकिन डिफ्यूजन में जो सब्सटेंस है वो भी अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन उसके बीच में किसी भी टाइप का कोई भी बैरियर नहीं होगा। डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी हो सकती है,
लिक्विड्स में भी हो सकती है और गैसेस में भी हो सकती है। सॉलिड में जो रेट है डिफ्यूजन का वो कम होगा, लिक्विड में उससे ज्यादा होगा, गैसेस में उससे और भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी रूम में अगर परफ्यूम स्प्रे करते हैं कोने में, तो थोड़ी देर में उसकी खुशबू पूरे रूम में हो जाती है। तो जो पार्टिकल्स हैं, अगर हमने जो स्प्रे किया है गैस का परफ्यूम है, तो जो गैस मूव कर रही है अपने हायर से लोअर कंसेंट्रेशन में, दैट इज डिफ्यूजन। पानी के अंदर जब आप इंक घोल देते हो, पानी के अंदर इंक जब आप उसके अंदर मिक्स कर देते हो, तो वो पूरे उस वाटर के अंदर क्या है, पानी के अंदर क्या है, मिक्स हो जाती है, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। यहां पे कोई भी बैरियर नहीं था, किसी भी टाइप की एनर्जी इसमें यूज नहीं हुई। अब इसके फैक्टर्स क्या है? फैक्टर टेम्परेचर है, इसकी डेंसिटी है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा डेंस होगा उतना कम डिफ्यूजन होगा। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। अब यही डिफ्यूजन अगर कुछ स्पेशल फैसिलिटीज के साथ प्रोवाइड की जाए, अगर यही जो डिफ्यूजन है किसके साथ प्रोवाइड की जाए, कुछ फैसिलिटीज के साथ, मीन कुछ कैरियर प्रोटीन्स अगर आ जाएं, ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं लाइक दे आर आल्सो नोन एज पोरीन्स, और वाटर की अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो दे आर नोन एज एक्वापोरीन्स। तो ये क्या करते हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, मतलब ये एक रिसेप्टर की तरह काम करेंगे और मूवमेंट करवाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाएंगे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर भी एनर्जी यूज नहीं हुई, तो ये है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है ये? एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो स्पेशल प्रोटीन्स जो वाटर की मूवमेंट करवाते हैं वो है एक्वापोरीन्स। तो यहाँ पर मूवमेंट भी क्या है, कई बार जैसे एक तरफ जा रही है यूनिपोर्ट, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, यूनिपोर्ट हो गया, फिर सिम्पोर्ट हो जाता है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फिर बायपोर्ट कह दो या एंटीपोर्ट कह दो, इनकी जो मूवमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है। ये सब कुछ आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, बट फिर भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है तो हमने इसको सेल में भी इंक्लूड कर लिया। तो ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो नेक्स्ट है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी फॉर्म में चाहिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एक सेल को कुछ खर्च करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और इस एनर्जी को यूज करके, यूटिलाइज करके ही वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवा सकता है। और यहां पर जो मूवमेंट होगी वो लो से हाई की तरफ होगी, मतलब उसकी कंसंट्रेशन एक जगह पे कम है, अब उसको कम वाली जगह से ज्यादा वाली जगह पे जाना है, तो इसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल्स याद रख लेना, सोडियम पंप हो गया, पोटेशियम पंप हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, कैल्शियम पंप हो गया, ठीक है। मतलब ये आयंस की मूवमेंट होगी, वो एक आयन का ग्रेडियंट क्रिएट कर देंगे, जिसके कारण मतलब डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है बल्क ट्रांसपोर्ट, और बल्क के अंदर दो चीजें आती है, दैट इज इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। कि कोई भी पार्टिकल जब लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होगा, एक सेल के अंदर आ रहा है, इंडोसाइटोसिस, इंडो का मतलब अंदर, साइट मतलब सेल, कि कोई भी जो लार्ज अमाउंट में जो मॉलिक्यूल्स अगर अंदर की तरफ आ रहे हैं तो वो कहलाएगा इंडोसाइटोसिस, और अगर वो बाहर की तरफ जा रहे हैं वो कहलाएगा एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो इंडो और एक्सोसाइटोसिस हो गया। इसमें दो टर्म्स हैं, एक है फेगोसाइटोसिस और एक है पिनोसाइटोसिस। अगर सॉलिड पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है बल्क में, सॉलिड पार्टिकल्स, तो वो कहलाता है फेगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड की मूवमेंट हो रही है तो वो कहलाता है पिनोसाइटोसिस। वहीं पे सेल अगर किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी पार्टिकल को लार्ज अमाउंट में बाहर की तरफ रिलीज कर रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल वॉमिटिंग, या फिर एक्सोसाइटोसिस, या फिर ईफैगी। ये तीनों टर्म्स याद रखना। फेगोसाइटोसिस का मतलब है इनगल्फिंग, निगलना,
किसको निगलना? सॉलिड पार्टिकल्स को निगलना। पिनोसाइटोसिस का मतलब है लिक्विड को निगलना या फिर ड्रिंक करना, मतलब पीना, सेल ड्रिंकिंग इसको कहा जाता है। और अगर वही कोई भी सब्सटेंस सेल से बाहर आ रहा है लेकिन लार्ज अमाउंट में उसकी मूवमेंट हो रही है, और इनमें मतलब इन फेगोसाइटोसिस के लिए, पिनोसाइटोसिस के लिए, ईफेगी के लिए उसको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ रही है, तो अगर वो बाहर की तरफ पार्टिकल्स को रिलीज कर रहा है, दैट इज सेल वॉमिटिंग या फिर ईफेगी। आया समझ में? चलो, तो ये था भाई ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो लिविंग फ्लेक्सिबल इलास्टिक स्ट्रक्चर है, जो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, जिसका हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्रू स्ट्रक्चर को समझते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में, कि वो स्पेसिफिक स्पेशल स्ट्रक्चर जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, किससे बना हुआ है, कितने टाइप की हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.